वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज पार्ट 1 हमने यहाँ तक कवरेज कर ली थी और अब हम देखने जा रहे हैं कि हम उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे कंपनी के ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन को मैक्सिमाइज करेंगे। तो ये पॉइंट मैंने कहा था कि इसको हमें फोकस करना है, तो अब हम इस पॉइंट को फोकस करने जा रहे हैं कि हम उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे जो हमारी कंपनी के कंट्रीब्यूशन मार्जिन को, इंडिविजुअली नहीं, कंपनी के कंट्रीब्यूशन मार्जिन को स्ट्रेंथन करें, स्ट्रॉन्ग करें और प्रॉफिटेबिलिटी हमारी ज़्यादा हो। ओके स्टूडेंट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया। एक वाइज मैनेजर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा इशू यही होता है कि वो कौन सी प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा फोकस करे। मतलब ऐसा ना हो कि वो ऐसी प्रोडक्ट पे फोकस करे जो लेस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही हो, जो हमें नुकसान की तरफ लेके जाए, जो हमें लॉस की तरफ ले जाए। तो मैनेजर को डेफिनेटली वही प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी चाहिए जो उसको मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी को दे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें, हमारा पर्पस क्या है ये सारी अकाउंटिंग करने का, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो उसकी तरफ अगर हमारा टारगेट नहीं जा रहा, अगर हम उसको फुलफिल नहीं कर रहे, इट्स मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके, प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया। इफ सम प्रोडक्ट्स मस्ट बी कट बैक बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट, the key to maximizing the total contribution margin may seem obvious. Favor the products with higher unit contribution margin. Do you agree? देखिए स्टूडेंट्स, क्या हमें उन प्रोडक्ट्स को फेवर करनी चाहिए जिसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन हाईएस्ट हो? चूंकि अब यहां पर हम अपनी प्रोडक्ट्स की रैंकिंग करने जा रहे हैं कि कौन सी प्रोडक्ट नंबर 1 पर है, जो हमारा टारगेट होना चाहिए, जिसको हम सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करें, जिसकी हम मार्केट में जितनी डिमांड है उसको फुलफिल करें। क्योंकि असल टारगेट ये होता है कि जो प्रोडक्ट मार्केट में रिक्वायर है, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी कम अज़ कम हम मैन्युफैक्चर ज़रूर करें, और इस मैन्युफैक्चरिंग के पीछे हम ये ज़रूर देखें कि हमें वो प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज या मैक्सिमम दे रही है या नहीं। तो क्या हमें उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहिए जिनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हाईएस्ट हो, क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बेस पर ही, क्योंकि इसके बाद फिक्स कॉस्ट आती है, तो हम फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर रहे हैं, वो अनअफेक्टेड है। तो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन जिसका हाईएस्ट हो उसको हम पकड़ लें, वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, या कोई और इफेक्ट भी आप इसके अंदर देखेंगे। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास सपोज वी हैव 3 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट प्रोडक्ट ए की आपके सामने है जी 20, नेक्स्ट वन प्रोडक्ट बी 15 एंड प्रोडक्ट सी 10। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर हम लेस करते हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि अगर हम सेल्स पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेस करते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट होगा। सेल्स लेस वेरिएबल पर यूनिट 12 हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, 15 लेस 7 8 है, 10 लेस 5 5 है। तो हमारे पास प्रोडक्ट ए रैंकिंग वाइज नंबर 1 पर आ रही है, इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट नंबर 1 पे है। सेकंड रैंकिंग में हमारे पास प्रोडक्ट बी आ रही है और उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट सी आ रही है। इसकी सीएम रेशियो भी डेफिनेटली हाईएस्ट है, 60 है, 53 नंबर 2 पे आ रही है, और देन 50%। तो स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में मेरा ये क्वेश्चन है अभी आपसे कि किस प्रोडक्ट को हमें सिलेक्ट करना चाहिए, विच प्रोडक्ट इज द बेस्ट वन रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी? तो आपका आंसर क्या होगा? सबका आंसर ये होना चाहिए, प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए इज द बेस्ट वन, क्योंकि ये हमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट प्रोवाइड कर रही है, विच इज़ 12, दूसरे नंबर पर 8 और तीसरे नंबर पर 5। अब हमें ये सोचना है कि क्या हमारा ये डिसीजन ठीक है। मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया है, डू यू एग्री? क्या हमें
प्रोडक्ट ए सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए। आपको याद होगा कि हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज, हम पढ़ रहे हैं बॉटलनेक, हम पढ़ रहे हैं लिमिटेड रिसोर्स। तो अभी तक इस सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, कहीं भी कंस्ट्रेंट रिसोर्स नहीं आया। तो आप अभी प्रोडक्ट ए को नंबर 1 रैंकिंग नहीं कर सकते। अगर आप इस बेस पर रैंकिंग करेंगे तो आप गलत सिलेक्शन कर, दैट इज रॉन्ग सिलेक्शन, एब्सोल्युटली रॉन्ग सिलेक्शन। अब हम मूव करते हैं कि हमारे पास क्राइटेरिया कंप्लीट जब तक नहीं होता तो आप इसकी सिलेक्शन की तरफ मूव नहीं करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, दिस वन, अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट क्वाइट करेक्ट। ऊपर जो हमने डिस्कस किया वो करेक्ट नहीं है। रादर the correct solution is to favor the products that provide the highest contribution margin per unit of constrained resource। क्योंकि आप टारगेट कर रहे हैं कंस्ट्रेंट रिसोर्स को, तो आपको उन प्रोडक्ट्स को फोकस करना चाहिए जो कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स प्रोड्यूस करें। अभी तक हमने यहां तक फोकस किया था हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, लेकिन हमने कंस्ट्रेंट रिसोर्स को कंसीडर नहीं किया था। तो अब हम कंस्ट्रेंट रिसोर्स को कंसीडर करेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स किसका हाईएस्ट है। इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आई एम गोइंग टू ऐड सम मोर इंफॉर्मेशन। ओके, by adding some more information, suppose we have estimated sales demand in units, 200 units for each product। हमारे पास मार्केट में प्रोडक्ट ए की जो डिमांड है वो 200 यूनिट्स है, इसी तरह प्रोडक्ट बी की और प्रोडक्ट सी की तीनों यूनिट्स हैं हमारे पास मार्केट में 200 तक इसकी डिमांड हम सेल्स कर सकते हैं। तो हमें ये सोचना है कि हम प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी किसको ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज होंगे। वो हो सकता है कि तीनों यूनिट्स को 200 तक प्रोडक्शन की इजाज़त ना दें, तो तब हमारे लिए प्रॉब्लम होगा कि हम किस प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाएं। ओके, मशीन आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, ये हमारे पास 3 मशीन्स हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी है। मशीन 1 जो है प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट बनाने के ऊपर 6 आवर्स ले रही है। ये मैंने पर यूनिट फोकस किया है जी, इसको आपने ध्यान से देख लेना, डेटा समझ आना चाहिए। मशीन 1 प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट बनाने के लिए 6 आवर्स ले रही है। मशीन 1 प्रोडक्ट बी का 1 यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स ले रही है। एंड मशीन 1 प्रोडक्ट सी का 1 यूनिट बनाने के लिए 1 आवर ले रही है। एंड सो ऑन। मशीन नंबर 2 प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट बनाने के लिए 9 आवर्स ले रही है, इसी तरह बी और सी के लिए, और इसी तरह प्रोडक्ट मशीन नंबर 3 जो है सिमिलरली। ये अंडरस्टैंडिंग। अब आप देखेंगे मशीन कैपेसिटी इज लिमिटेड टू 1600 आवर्स फॉर ईच मशीन। हमारी एक मशीन 1600 आवर्स तक ऑपरेट हो सकती है, चल सकती है, इसकी ये कैपेसिटी है। तो हमें 1600 आवर्स के अंदर रहते हुए अपनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। हाउ टू कैलकुलेट बॉटलनेक, हमें कैसे पता चलेगा कि इन 3 मशीन्स में से विच वन इज बॉटलनेक। तो क्या करना होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप प्रोडक्ट्स को फोकस नहीं कर लेते। हमारा सबसे पहले फोकस ये होता है कि हमारे पास बॉटलनेक रिसोर्स कौन सा है, क्योंकि जब तक आपको बॉटलनेक रिसोर्स का पता नहीं चलेगा आप प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन की तरफ मूव नहीं कर सकते। तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था हाउ टू फाइंड द बॉटलनेक। यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, 3 मशीन्स हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी मशीन जो है ये बॉटलनेक पॉइंट को शो कर रही है। तो ये आपके लिए
क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको कैलकुलेट करना है हाउ टू कैलकुलेट बोटलनेक। ये समझ ले एक क्वेश्चन है और इसकी बोटलनेक पॉइंट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ओके, कम टू नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग का आपका ख्याल रखना है स्टूडेंट्स, हमारा टारगेट ही कॉन्सेप्ट लर्निंग है। ओके जी, हमारे पास हम फाइंड करने जा रहे हैं बोटलनेक पॉइंट, टोटल मशीन आवर्स रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ आवर्स हमें कितने चाहिए। मशीन 1 200 यूनिट्स बनाने हैं, एक यूनिट पे 6 आवर्स ले रही है, तो 200 इंटू 6 1200। मशीन 1 प्रोडक्ट बी का एक यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स ले रही थी, तो 200 यूनिट्स बनाने के लिए 400 आवर्स लेगी। मशीन 1 प्रोडक्ट सी को का एक यूनिट बनाने के लिए 1 आवर ले रही थी, तो 200 यूनिट बनाने के लिए 200 आवर लेगी। तो 1200 प्लस 400 प्लस 200 इज इक्वल टू 1800। तो हमारे पास टोटल आवर्स 1800 है। इसी तरह ही मशीन 2 और मशीन 3 के लिए इसका डेटा ऊपर अवेलेबल है। आवर्स में आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपको टोटल आवर्स आपके सामने होंगे। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। यहाँ पर अगर आप तीनों को ऐड करेंगे 1800 प्लस 600 प्लस 300 इज इक्वल टू 2700 एंड सेम फॉर मशीन 3। अब आप देखें, हमारे पास जो हमारी मशीन्स की कैपेसिटी थी वो तो 1600 आवर्स है, लेकिन हमें हर प्रोडक्ट के 200 यूनिट्स बनाने के लिए मशीन 1 के 1800 आवर्स चाहिए, रिक्वायर्ड हैं हमें। मशीन 2 के हमें 2700 आवर्स चाहिए, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारी अवेलेबिलिटी 1600 यूनिट्स तक लिमिट है, कंस्ट्रेंट है, इससे आगे हम नहीं जा सकते। ओके, तो इसमें देखिए जी, हमारे पास हम इसको परसेंटेज में भी कैलकुलेट करते हैं कि हमारी कैपेसिटी 100% है, तो हम 100% से कहीं ऊपर तो नहीं जा रहे। ये देखें जी, 1800 हमें चाहिए और हमारे पास अवेलेबल 1600 आवर्स हैं, इंटू 100 किया तो 112%, मतलब 100% से हम ऊपर जा रहे हैं। 12% की रेंज हमारे पास आवर्स की हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड है, यहाँ पर 69% हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड है और ये अंडर यूटिलाइज्ड है 56%। ये हम 100% तक लेके जा सकते हैं। इसमें मज़ीद कैपेसिटी है हमारे इस रिसोर्स में, मशीन नंबर 3 में, हम इसको मज़ीद यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट्स क्योंकि कंप्लीट हो रही हैं। तो जिस प्रोडक्ट में जिस मशीन की परसेंटेज 100 से अबव होगी, मैक्सिमम होगी, वही हमारा बोटलनेक पॉइंट है स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर हम मैक्सिमम को मैनेज करेंगे तो उसके बाद ये जो 112% है ये ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। तो जिस मशीन की परसेंटेज 100 से अबव चली गई, हमारे पास 3 मशीन्स हैं, तीनों में से मैक्सिमम परसेंटेज जिसकी होगी वही आपके लिए बोटलनेक पॉइंट होगा। सो वी हैव सिलेक्टेड मशीन नंबर 2 एज बोटलनेक पॉइंट और इसकी परसेंटेज 69% हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इस पॉइंट की बेस पर अब हम सिलेक्शन करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा बनाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, होपफुली यू गॉट माई पॉइंट कि हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन की तरफ नहीं भागना, हमें सबसे पहले अपना बोटलनेक पॉइंट फोकस करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम कौन सी प्रोडक्ट को फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा। एज पर कैलकुलेशन स्टूडेंट्स, वी हैव फाइनलाइज्ड मशीन नंबर 2 एज आर बोटलनेक पॉइंट। तो फर्दर जितनी भी हमारी कैलकुलेशन होगी, हमारा फोकस मशीन नंबर 2 पे होगा। मशीन नंबर 1 पे फोकस हमारा नहीं है, मशीन नंबर 3 पे हमारा फोकस नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास बोटलनेक पॉइंट है हम उसको फोकस करते हुए डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करनी है। ओके, मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ बाय डेफिनेशन बोटलनेक को हमने एक्सप्लेन जो ऊपर किया है उसके हवाले से है, ताकि आप याद भी रख सकें। कल को आप इन पॉइंट को पढ़ के आपको याद हो कि हमने क्या डिस्कस किया था। बाय डेफिनेशन मशीन 2 इज़ अ बोटलनेक because the machine 2 does not have enough capacity
to satisfy the existing demand for products A, B and C। क्योंकि मशीन सेकंड जो है, जितने आवर्स हमें अवेलेबल हैं 1600 आवर्स, अगर हम तीनों प्रोडक्ट्स के 200 यूनिट्स बनाएं तो वो हमें 2700 आवर्स चाहिए, रिक्वायर्ड हैं, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं। दैट्स वाई मशीन 2 जो है हमारी डिमांड को पूरा नहीं कर रही, जो मार्केट में हमारे यूनिट्स की डिमांड है। तो अब हमें मैनेज करना होगा कि किस प्रोडक्ट्स के यूनिट्स ज़्यादा बनाएं, किसके कम बनाएं। देयरफॉर some orders for the products will have to be turned down। हमें कुछ orders turn down करने पड़ेंगे, skip करने पड़ेंगे, अपने कस्टमर से माजरत करनी पड़ेगी। Naturally, managers will want to know which product is less profitable। तो managers का focus क्या होगा कि उस product को drop करो जिसकी profitability कम है। To answer this question, they should focus on the कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स। ये देखें जी, ये पॉइंट कि हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को जस्ट फोकस नहीं करना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स को फोकस करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ आगे मेंशन कर दिया, नॉट सिंपल कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, यानी इसी पे जस्ट फोकस नहीं करना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स पर फोकस करना है। इससे पहले हम कंस्ट्रेंट रिसोर्स को फाइंड कर चुके हैं, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप पे आना चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट CM पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स। अब हम सीखने जा रहे हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कंस्ट्रेंट CM पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द मेन पॉइंट। CM पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स, ऑलरेडी आपको पता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट तक तो आप कैलकुलेशन कर चुके हैं। ये हमारे पास सेल्स पर यूनिट है, दिस इज आर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, लेस करने के बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसको मैंने नंबर 1 पर कंसीडर किया है क्योंकि आगे हमें कैलकुलेशन में ये हेल्पफुल होगा। ये हमारे पास 8 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ये हमारे पास 5 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। मशीन आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, 1 यूनिट बनाने के लिए। ये मैंने कौन सी मशीन यहाँ पर लिखनी है, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। जो मशीन हमारे लिए बॉटलनेक है उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमारे पास मशीन 1 है, मशीन 2 है, मशीन 3 है, तो यहाँ पर हम कौन सी मशीन को यूज़ करेंगे, किस मशीन के आवर्स को यूज़ करेंगे, सेकेंड वन, क्योंकि बॉटलनेक हमारी जो मशीन थी वो सेकेंड मशीन आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। आपको याद होगा जो हमारे पास मशीन नंबर 2 थी वो 1 यूनिट बनाने के अगेंस्ट 9 आवर्स ले रही है प्रोडक्ट ए के। जो मशीन 2 है वो प्रोडक्ट बी का 1 यूनिट बनाने के लिए 3 आवर्स ले रही थी, और ये मैंने यहाँ पर आपको ये चेक कर सकते हैं आप, डेटा अवेलेबल है। मशीन 2 9 आवर्स ले रही है प्रोडक्ट ए के लिए 1 यूनिट बनाने के लिए, और मशीन 2 प्रोडक्ट बी का 1 यूनिट बनाने के लिए 3 आवर्स ले रही है, और सी का 1 यूनिट बनाने के लिए 1.5 आवर्स ले रही है। ओके, यहाँ पर आ जाए दोबारा से, ये 9, 3 एंड 1.5 हमने अपने डेटा से लिए हैं। ओके जी, अब हमारे पास फार्मूला है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स। ये हमारा टारगेट था, ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, 1 डिवाइड बाई 2, ये 1 और ये 2। 1 की जो अमाउंट है 12 डिवाइड बाई 2 9, 12 डिवाइडेड बाई 9 1.33, 8 डिवाइड बाई 3 2.6, 5 डिवाइडेड बाई 1.50 3.33। तो हमारे पास रैंकिंग हो गई और स्टोरी बदल गई। पहली रैंकिंग चेंज हो गई, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट तक हमारे पास नंबर 1 पर प्रोडक्ट ए आ रही थी 12 के साथ, लेकिन अब हम ए को इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रेंट रिसोर्स के हिसाब से प्रोडक्ट सी नंबर 1 पर आ गई है, ये हमारे पास रैंकिंग में नंबर 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट सी की जो मार्केट डिमांड है उसको पूरा करना है। हमें जितने भी आवर्स चाहिए प्रोडक्ट सी के लिए वो करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर कुछ आवर्स बचेंगे तो प्रोडक्ट बी को बनाने के बाद अगर कुछ आवर्स बचेंगे फिर हम
प्रोडक्ट ए की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि अब हम प्रॉपर रैंकिंग कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स। अब मैनेजर्स के लिए इजी है सिलेक्शन करना कि किस प्रोडक्ट को फोकस करें। इट इज़ नाउ इजी टू डिसाइड विच प्रोडक्ट इज लेस प्रॉफिटेबल एंड शुड बी डी एम्फेसाइज। किसको डी एम्फेसाइज करें, किसको फोकस ना करें, अब मैनेजर्स के लिए बहुत इजी है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपका मैनेजर हो सकता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ना जानता हो, आपका ओनर हो सकता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ना जानता हो, वो आपकी इस बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। क्या वो कहेगा ये क्या कैलकुलेशन कर लिया भाई, मैं ऐसी प्रोडक्ट को कैसे स्किप कर दूं जो मुझे 12 CM पर यूनिट दे रही है, जो मुझे 8 CM पर यूनिट दे रही है, मैं 5 की तरफ चला जाऊं। मुझे आपकी इस बात पे हरगिज़ यकीन नहीं है, मुझे वेरीफाई करके दो कैसे मैं प्रोडक्ट सी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि आपके पास इसकी वेरिफिकेशन भी है। यू आर एक्सपर्ट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो अब आप क्या करेंगे, वेरिफिकेशन देंगे कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने ऐसे ही आपको नहीं बता दिया, मैंने किसी वजह से बताया है, तो आप उसको वहीं पे वेरीफाई भी कर देंगे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कितना स्ट्रॉन्ग है। अब हम वेरिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। ओके, दिस इज आवर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में देखिए जी, सपोज वी हैव 60 एडिशनल आवर्स फॉर ईच प्रोडक्ट, then the production level and profitability will be as follows। हम सपोज कर रहे हैं, आप मैनेजर को कहें कि हमारे पास टोटल 60 आवर्स हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि 60 आवर्स में कौन सी प्रोडक्ट हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगी, तो मैनेज कर लेते हैं। और आपने साथ ये भी कहना है कि अब हम आपके कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को फोकस कर रहे हैं, मैं कंस्ट्रेंट की तरफ नहीं जा रहा। आपका जो CM पर यूनिट है, ये देखें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को फोकस कर रहे हैं, ये 12 है, अब हम 12 को ही कंसीडर करने जा रहे हैं। डन। अब हम 8 को कंसीडर करने जा रहे हैं, अब हम 5 को कंसीडर करने जा रहे हैं, जिसको आप लोएस्ट कह रहे थे। ओके, डन। कितने आवर्स थी? 60 आवर्स, 60 एडिशनल आवर्स, बिल्कुल ठीक। एडिशनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये देखें मैंने यहाँ लिखा है एडिशनल यूनिट्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड इन 60 आवर्स। 60 आवर्स में प्रोडक्ट ए के कंस्ट्रेंट रिसोर्स की मदद से कितने यूनिट्स बन सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखें स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको इन डिटेल बताना चाहता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर हो। ओके स्टूडेंट्स, ये चेक करें, हमारे पास 60 आवर्स हैं और आपको याद होगा कि हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है उसमें मैंने बताया है कि एक यूनिट बनाने के लिए 9 आवर्स रिक्वायर्ड हैं। तो 60 डिवाइड बाई 9 हम 7 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्ट ए के 60 आवर्स के अंदर। प्रोडक्ट बी के हम 60 आवर्स के अंदर एक यूनिट बनाने के लिए 3 आवर्स रिक्वायर्ड हैं, तो हम 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट सी के लिए हम 60 आवर्स के अंदर 1.5 आवर्स में एक प्रोडक्ट बनेगी, तो हम 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? हम 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आप देखो कि 40 यूनिट्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट सी 200 का बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। इसी तरह 20 इंटू 8 हमें प्रोडक्ट बी 160 का बेनिफिट देगी विद इन 60 आवर्स। 12 इंटू 7 72 का बेनिफिट मिलेगा प्रोडक्ट ए से 60 आवर्स। देखें 60 आवर्स एक मैक्सिमम टाइम पीरियड है। 60 आवर्स में हमें प्रोडक्ट ए 72 का बेनिफिट दे रही है इन रुपीस। प्रोडक्ट बी हमें 60 आवर्स में 160 का बेनिफिट दे रही है और प्रोडक्ट सी हमें 60 आवर्स में 200 का बेनिफिट दे रही है। आपने वेरीफाई कर दिया कि हम क्यों इसको बेस्ट वन कह रहे थे, क्यों ये हमारे लिए सेकंड प्रायोरिटी है और क्यों ये हमारे लिए थर्ड प्रायोरिटी है। थर्ड प्रायोरिटी पे जा रहे हैं आप इसको। तो थर्ड प्रायोरिटी पे जाने की वजह
आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दी, आपने वेरीफाई भी कर दिया, आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को देखते हुए मल्टीप्लाई करके बता दिया कि हम 60 आवर्स में इतने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लें और हम जो कह रहे हैं वही पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर है। इस तरह से आप वेरीफाई करके दिया करेंगे चीज़ों। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं आपको बता दूं कि जो कंस्ट्रेंट है, जो बॉटलनेक पॉइंट है, उसको हमें मैनेज भी करना चाहिए। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम अपने कंस्ट्रेंट रिसोर्स पे वर्क कर लें। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, पीसी है, उसमें रैम का प्रॉब्लम है, तो रैम को इन्हांस कर लें तो बेहतर है कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि हम अपने पास अपने कंस्ट्रेंट्स को कैसे मैनेज करें। नंबर 1, वर्किंग ओवर टाइम ऑन द बोटलनेक। कि हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक मशीन है, वो 1600 आवर्स चल सकती है, तो आप क्या करें, आप ओवर टाइम लगाना स्टार्ट करें। ओवर टाइम लगाएंगे तो वही प्रोडक्शन आपकी आवर्स में आपको ज़्यादा आवर्स अवेलेबल होंगे। तो इस तरह से आप अपना कंस्ट्रेंट मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आप ये ज़रूर देखेंगे कि जो ओवर टाइम आप लगाने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट हमारे बेनिफिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो हमें बेनिफिट मिलने जा रहा है ओवर टाइम लगाने से, ओवर टाइम में बाज़ का पेमेंट ज़्यादा होती है नॉर्मल वर्किंग आवर से, तो आप ये ज़रूर वर्किंग कर लेंगे कि ओवर टाइम लगाने से हमारी जो कॉस्ट आएगी वो हमारे बेनिफिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, नंबर 2, सब कॉन्ट्रैक्टिंग सम ऑफ द प्रोसेसिंग दैट वुड बी डन एट द बोटलनेक। क्या आप क्या करते हो कि जो हमारा बोटलनेक पॉइंट है, हमारे पास मशीन आर 1600 आवर्स हैं, तो हम आउटसोर्सिंग कर लें कुछ आवर्स, किसी और बंदे से, हम किसी और बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर लें, किसी और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके, तो हम अपने पास प्रोसेसिंग बढ़ा सकते हैं। बात फिर वही है कि कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टिंग इन एडिशनल मशीन्स एट द बोटलनेक। ओके, जो मशीन 2 है वो आप एक और ख़रीद लें, मशीन 2 की तरह की एक और मशीन ख़रीद लें जो बोटलनेक पॉइंट है, तो क्या होगा, हमारा ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट का आपने ख्याल रखना है कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके पास लेबर आवर्स किसी भी डिपार्टमेंट में बोटलनेक पॉइंट आ गया, लेबर आवर्स हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, हमारे पास 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, जो डिपार्टमेंट में बोटलनेक पॉइंट बन गया लेबर आवर्स का, तो हम दूसरे डिपार्टमेंट से लेबर को शिफ्ट कर सकते हैं जो अंडर यूटिलाइज्ड है, उस डिपार्टमेंट में से लेबर को शिफ्ट करके बोटलनेक जो हमारे पास लेबर का पॉइंट आया हुआ है वहाँ पर आप शिफ्ट करके ये प्रॉब्लम अपना हल कर सकते हैं। लाइक पॉइंट नंबर 4, शिफ्टिंग वर्कर्स फ्रॉम प्रोसेस दैट आर नॉट बोटलनेक्स टू द प्रोसेस दैट इज़ द बोटलनेक। जो बोटलनेक है वहाँ पे आप शिफ्टिंग कर लें। एंड पॉइंट नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट, focusing business process improvements efforts such as 6 sigma on the bottleneck। अब ये 6 sigma आप हो सकता है ऑपरेशन मैनेजमेंट में पढ़ें इन डिटेल, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि 6 sigma में हम फोकस करते हैं कि हमारे पास जो डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो 0% हों, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्ट होती है और वो हमारा स्क्रैच बनेगा, वो हमें फ़ायदा नहीं देगी, वो हमें नुकसान होगा। तो डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स की वजह से हमारा कस्टमर भी ख़राब होता है। तो 6 सिग्मा की वजह से, इस टेक्निक की वजह से हम अपना जो डिफेक्टिव परसेंटेज है वो 0% पे लेके जाएं। मतलब क्या टारगेट होना चाहिए, अगर आप 1 मिलियन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, 10 लाख प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इसमें 3 to 4 प्रोडक्ट्स का मार्जिन है कि ये डिफेक्ट हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये हमें 6 सिग्मा का जो पॉइंट है, जो टेक्निकल पॉइंट है, ये हमें बताता है कि अगर हम 1 मिलियन प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसमें 3-4 से ज़्यादा डिफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। तो ये ज़्यादा 3 to 4 प्रोडक्ट्स का मार्जिन इतना आप रख सकते हैं। और ये हमारे पास अप्रोचेज़ हैं जिसकी मदद से 1, 2, 3 and 4 and 5, जिसकी मदद से हम अपने कंस्ट्रेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, ऑलराइट, एंड एट द एंड the problem of multi constraints. What does a company do if it has more than one potential constraint
For example, a company may have limited raw materials, limited direct labor hours available, limited floor space, and limited advertising dollars to spend on product promotion. कि एक से ज़्यादा कंस्ट्रेंट, एक से ज़्यादा बॉटलनेक पॉइंट अगर आ गए किसी कंपनी के अंदर, तो फिर वो उसको कैसे मैनेज करेगी, फिर वो कौन सी टेक्निक यूज़ करती हुई। अभी हमने देखा कि हमारे पास जो लास्ट हमने पढ़ा है उसमें एक ही कंस्ट्रेंट था, दैट इज़ रेलिवेंट टू मशीन आवर्स। ओके, उसमें लेबर का हम इशू नहीं था, उसमें मटेरियल का हम इशू नहीं था। तो अगर एक से ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स किसी कंपनी में होते हैं तो फिर उसको कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा मैनेजर, कैसे वो प्रोडक्ट मिक्स बनेगा ताकि कम्बिनेशन बन जाए कि हमारी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक है बेसिकली। इसको यूज़ करते हुए आप ये प्रॉब्लम हल कर सकते हैं, और ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट किसी लेक्चर में लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। होपफुली आपको 100% समझ आ चुकी होगी जो भी हम कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।